होमवर्क में था आप लोगों के लिए लेटेस्ट रिवाइज, तो कुछ 6 क्वेश्चन हैं इसमें, और वो पहले डिस्कस करने के बाद हम लोग जंप करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। और आज मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर खत्म हो भी जाएगा, ठीक है। चैप्टर 8 फिनिश हो जाएगा तो चैप्टर 9 फिर हम शुरू कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय लोकोमोशन? लोकोमोशन की डेफिनेशन या अपनी लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करना चाहो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बताइए। अरे बोलो भाई, चैप्टर की स्टार्टिंग थी वो। गुड मॉर्निंग। तुम क्या कर रहे हो तुम लोग? पेज 108 पर इसका आंसर दिख गुड जाएगा। आफ्टरनून सर। पेज 108 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लास्ट पैराग्राफ में जो 4 लाइन या 3 लाइन जो दे रखी है वो ही इसका आंसर है। लोकोमोशन का मतलब मेरा बुक से देख के बोल देता हूँ, नहीं तो मैं मुझे ऊपर तक स्क्रॉल करना पड़ेगा। मैं अपनी बुक में पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक में रेफर करिए। तो लोकोमोशन की डेफिनेशन बुक में वाले ने दे रखी है, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स from one place to another for various reasons like in search of food, shelter, suitable breeding grounds, favorable climatic conditions or to escape from their enemies is called locomotion। तो जब मैंने लोकोमोशन पढ़ाया था उस टाइम पे, जब ये टॉपिक आया था तो मैंने बोला था कि जिस तरीके से अभी ये ट्रेंड चल रहा है एट करंट सिनेरियो में, करंट एरा में क्या ट्रेंड चल रहा है कि ह्यूमंस विलेजेस से माइग्रेट होकर के कहाँ आ रहे हैं? अर्बन एरियाज में, राइट। इन सर्च ऑफ मोर मनी, इन सर्च ऑफ मोर कंफर्ट, राइट, मोर लग्जरियस लाइफ। तो उनको लगता है कि विलेज लाइफ जो है वेस्ट है और अर्बन लाइफ जो है, सिटी लाइफ जो है वो ज़्यादा कंफर्ट गिविंग लाइफ है। तो हो सकता है कि उनका मिसकंसेप्शन हो, पर ऐसा होता नहीं है। पीसफुल लाइफ तो विलेज में ही मिलती है मेरे ख्याल से। बाय द वे, व्हाट इज द मीन बाय लोकोमोशन की क्वेश्चन के आंसर में आप लोग पेज 108 पर जाकर के देख लेना। लोकोमोशन की डेफिनेशन समझा दे रखी है वहाँ पे। उसमें उसने यही समझा रखा है कि नॉट ओनली ह्यूमंस, यहाँ बात हम ह्यूमंस की कर रहे थे माइग्रेशन की बात कंटेक्स्ट में, लेकिन लोकोमोशन में एनिमल्स, बर्ड्स, बीस्ट, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एरियल्स सब आ गए इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग नेचुरली ध्यान का है तुम्हारा, इन सर्च ऑफ गुड फूड, शेल्टर और क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल, जिससे हर स्पीशीज की अपनी सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, उनके अकॉर्डिंग वो माइग्रेट करते हैं और उस प्रोसेस को लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है। व्हाई डज आवर हैंड हैव स्मॉल बोन्स? और ये तो किसी को नहीं आया होगा, किया ही नहीं होमवर्क तो वैसे भी कहाँ आएगा, जिसने किया उसको भी नहीं आया होगा। व्हाई डज आवर हैंड हैव स्मॉल बोन्स? ये बुक में नहीं दे रखा इसका, यस सर, बुक में नहीं है, मैंने देखा था। हमें पता है कि स्मॉल, व्हाई डज आवर हैंड्स हैव स्मॉल बोन्स? तो हैंड्स लिख लो, दिख रहा है ना ये, या बड़ा फॉन्ट करना पड़ेगा? दिख रहा है? सर थोड़ा सा और बड़ा कर दो। मुझे दिख रहा है। कभी सेटिस्फाइड भी होता है? दिख तो रहा है। हैंड्स हैव स्मॉल bones and many joints to be able to do। लिखना इसे, लिखो तुम भी, पेंसिल लेके आओ जाओ। है भी नहीं। Hands have small bones and many joints to be able to do many tasks easily। क्या कर रहे हो ये? माइक बंद रखो अपना। Hands have small bones and many joints। वो जो छोटे छोटे बोन्स है उनके बीच में आपको बहुत सारे जॉइंट्स दिख जाएंगे, राइट। सर स्क्रीन इज नॉट क्लियर। कन्वीनियंट, रीजॉइन कर लो अगर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है तो रीजॉइन करो। टू बी एबल टू डू मेनी टास्क इजीली, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे काम आसानी से हो सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। which parts of the skeleton protects heart? कहाँ होता है? सर हार्ट तो रिपकेज करता है। नहीं, रिब केज हार्ट को करता है, प्रोटेक्शन रिब केज देता है यस सर हार्ट को, सॉरी। ठीक है। ब्रेन के लिए तो स्कल हो जाएगा। स्कल। और सर स्पाइनल कॉर्ड के लिए बैकबोन। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड के लिए बैकबोन लिख सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम लिख सकते हैं, स्पाइन भी लिख सकते हैं। तीनों में से कुछ भी लिख दो, पर्यायवाची है तीनों एक दूसरे के, सिनोनिम्स। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी? ये तो ढूंढ करके लिखना था, उसमें भी तुम लोगों को कुछ नहीं होता। सर मैं बताऊं? फीमर। ये व्हाट इज ए क्रेनियम के लिए एक बार चलते हैं ऊपर ही चलते पैराग्राफ में, वहां पे रिवीजन भी हो जाएगा, वो क्रेनियम इंपॉर्टेंट भी है। नेम द टू बोन्स व्हिच जॉइन द फीमर एट द नी। ये ऊपर वाले पैराग्राफ में, ऊपर वाले पैराग्राफ में दे रखा है, रेड वर्ड्स में लिखा हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। सर टिबिया एंड फ्यूबियोला। ये होगा इसका आंसर। ये दोनों मिलकर के फीमर को ज्वाइन करते हैं नी पे, घुटनों पे, ठीक है। कर लिया कॉपी सभी ने? सर लॉन्गेस्ट जो बोन में क्या लिखा है आपने? फीमर। सर ये जो आपने ग्रीन कलर से लिखा है वो दिख नहीं रहा। ठीक है। यस सर। अब वैसे भी देखने के लिए कुछ बचा नहीं है, अब वीडियो को रिवाइंड करके बाद में देखना जूम करके, सर ठीक है। डन। व्हाट इज अ क्रेनियम? व्हाट इज अ क्रेनियम, क्या व्हाट इज क्रेनियम पूछना था उसको, और क्रेनियम के लिए हमें जाना पड़ेगा स्कल पे, है ना, स्कल का ही पार्ट सर आशुतल। नो नो नीड। क्रेनियम के लिए आपको ये लिख लो यहाँ पे, व्हाट इज अ क्रेनियम? आउट ऑफ दीज 8, मतलब 22 बोन होती है पूरे स्कल में, और 22 बोन्स जो होता है मेड अप ऑफ 22 बोन्स, मोस्ट ऑफ व्हिच आर फ्यूज्ड टुगेदर। अच्छा, स्कल 22 बोन्स से मिलकर के बनता है, हाँ 22 बोन्स से मिलकर के बनता है, और 8 बोन्स फ्रॉम द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम? क्रेनियम इज आल्सो नोन, क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स which encloses and Cranium is protects also our known brain brain is box. made up of, लिख लेना वहां पे, is made up of, इसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, is made up of कितनी बोन्स? 8 बोन्स। ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम which encloses and protects our brain is made up of 8 bones। बस बहुत है, हुआ यहाँ तक? यस सर। ठीक है, यस सर। चलते हैं आगे। मूवमेंट्स एंड मसल्स, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे स्केलेटल सिस्टम की। पहले ही बता दिया था मैंने, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपस में विद कोऑपरेशन एंड विद कोऑर्डिनेशन काम करते हैं, तभी जाकर के। और सिस्टम क्या होता है? इन जनरल सिस्टम की डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई थी कि सिस्टम में आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे, और हर कंपोनेंट्स के पास में, हर एलिमेंट्स के पास में अपने अपने स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। सिर्फ 2 बच्चे रेस्पॉन्सिबल क्लास में, बाकी सब के सब सो रहे हो, यस। ठीक है। अगर हम जब भी बोलते हैं कि किसी सिस्टम में डिफेक्ट आ गया है, किसी सिस्टम में डिफेक्ट आ गया है, उसका मतलब क्या है? किसी एक कंपोनेंट ने या फिर किसी एक से ज्यादा कंपोनेंट ने अपना फंक्शन सही से परफॉर्म करना बंद कर दिया है, इसीलिए पूरे सिस्टम में क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सिस्टम्स की बात कर रहे थे, स्केलेटल सिस्टम की बात हमने कर ली है। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन था कि किस किस तरह की स्केलेटल सिस्टम में बोन्स होती है, और लाइकवाइज दूसरी चीज है, ठीक है। और मस्कुलर सिस्टम आप पढ़ना शुरू करते हैं। We have learnt about bones and joints. What makes the bones move? Just like the skeletal system, our body has another system called the muscular system, which consists of muscles, which are joined to the bones by tendons. ये अंडरलाइन कर लेना। और टेंडन्स का मतलब क्या होता है? टेंडन्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो फाइबर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स विच जॉइन मसल्स टू द बोन। हाँ यहाँ से देख के तो बता दिया, अच्छी बात है। फाइबर्स होते हैं जो कनेक्शन का काम करते हैं किसके बीच में? बोन्स और मसल्स के बीच में, ठीक है। अब
बॉडी इज अनदर सिस्टम, ये अंडरलाइन कर लेना। तो टेंडेंस के लिए ध्यान रहे। ठीक है, कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। The muscles cover the entire skeleton and cause movement at joints by contracting and expanding. तो ये muscles का जो काम है ना, बेसिक जो प्रिंसिपल है वो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन पे चलेगा, इसकी बात अभी करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होता है मसल्स का, उसी की वजह से स्केलेटल सिस्टम की जो बोन्स है वो मूवमेंट रेगुलरली, कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली शो कर पाते हैं, राइट। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि हमारी बॉडी में कभी तेल लगाने की जरूरत पड़ गई। जैसे मशीन्स जो है बहुत सी बार जंग लग जाता है, काम करना बंद कर देती है, तो हम वहाँ पे ऑयल देते हैं उनको मशीन्स को। तो ऐसा तो हो नहीं रहा हमारे साथ कि हमें हड्डियों में तेल देने की जरूरत पड़ गई, ऐसा तो होता नहीं है। देन उन्हें अलग तरह का न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जिस तरीके से मशीन्स का न्यूट्रिशन क्या है, वो तो वैसे भी नॉन लिविंग बीइंग है, लेकिन हम ऐसे देख सकते हैं कि जो हमारी बॉडी बनी हुई होती है अर्थ, फायर, वाटर, एयर और ईथर से मिलकर के, 5 एलिमेंट से मिलकर के बनी होती है। वो भी एक तरह का मैटर ही है, राइट, वो भी एक तरह का मैटर ही है, लेकिन इसका न्यूट्रिशन अलग है, एनर्जी सोर्स अलग है इसका। The muscles cover the entire skeleton and cause movements at joints by contracting and expanding. इसे कर लो चाहो तो अंडरलाइन, ये इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन पर काम होता है। Muscles work in pairs for the movement of a bone. Important. When one of the muscle contracts, the bone is pulled in its direction. डायग्राम में देखते हुए चलो, आगे बढ़ने से पहले डायग्राम पे जाओ। ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड लिखा हुआ है और मसल रिलैक्स्ड लिखा हुआ है, मसल कॉन्ट्रैक्टेड वापस। तो वो क्या बोल रहा है और क्या डायग्राम में शो कर रहा है, when one of the muscle contracts, the bone is pulled in its direction। मतलब कि ये आपकी बोन है, हमें इसमें यही लिखा है इसने, मसल्स वर्क इन पेयर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन। बोन के चारों तरफ आपको क्या मिलेगा, या फिर अगर दो साइड की बात कर रहे हो तो यहाँ भी आपको मसल्स दिखेंगे और यहाँ भी आपको मसल्स दिखेंगे। तो वो यही कह रहा है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ मसल, मतलब कि ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बोन ऊपर की तरफ मूव हो सकता है, ठीक है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट हम कर रहे हैं तो ऊपर वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, नीचे वाला रिलैक्स हो जाएगा या फिर एक्सपांड हो जाएगा, एंड द अदर मसल रिलैक्सेस। Next, the relaxed muscle contracts and pulls the bone back to its original position while the first muscle relaxes. अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने बोन की, मान लीजिए कि आपका हैंड ही है, जैसे ही ऊपर की तरफ किया तो ऊपर वाला मसल, जिस डायरेक्शन में बोन जा रहा है ऊपर वाला मसल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और नीचे वाला रिलैक्स मतलब कि पहले जो बोन कॉन्ट्रैक्ट होगी थी वो रिलैक्स हो जाएगी और जो दूसरी बोन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, ठीक ठीक, मतलब पूरा तो सही नहीं था ये, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस ये साइकिल चलती रहेगी, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल चलती रहेगी जब तक मूवमेंट चलता रहेगा। जैसे ही बोन रिलैक्सेशन में आ गई, बोन ही मतलब स्टेबल हो गया, मूवमेंट बंद हो गया बोन का ही, तो वो जो मसल है दोनों ही अपनी न्यूट्रल पोजीशन पर आ जाएगी, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी, नीदर कॉन्ट्रैक्शन नीदर एक्सपांशन, ठीक है, अपनी फिक्स्ड फॉर्म में। तो ये रहा आपका बोन, जैसे ही नीचे की तरफ वापस आई तो ये ऊपर वाला हो जाएगा एक्सपांड और नीचे वाला हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की कहानी थी। ओके सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे रिवाइज कर लेना जरूर से। ओके सर। चलते हैं अगले पॉइंट पे। एक्टिविटी 5 नहीं करनी है। सम ऑफ आवर बॉडी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर विल। ठीक है, बॉडी में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं कुछ हमारे बस में है, कुछ हमारी डिजायर के ऊपर है, या किसी उन मूवमेंट्स पे हमारा कंट्रोल है, ऐसा बोल सकते हैं, और कुछ मूवमेंट्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जो नहीं है उन्हें इनवॉलंटरी मूवमेंट्स बोलते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स बोलते हैं। और ऐसे मसल्स जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है उन्हें मसल्स बोलते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। एग्जांपल इनका लिख लेना, आईलिड्स, आंखों का झपकना, पलकों का झपकना, और हार्ट बीट, ठीक है। और ऐसे मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में है, वॉलंटरी मूवमेंट्स। एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नींद आ रही बढ़िया? ओके सर। सोना आते हो क्लास में तुमको?
Observe the following movements of your body and write whether they are voluntary or involuntary. ये आपका होमवर्क आज का. ओके सर. ठीक है, चलते नीचे. Movement in animals. All animals do not have bones. Animals can be grouped into two categories on the basis of presence of bones. Invertebrates, vertebrates. Those animals in which a backbone is not present are called invertebrates, like earthworm, cockroach. ऊपर हमने बात की थी. क्या कर रहे हो तुम? Straight बैठो. Those animals in which backbone is not present are called invertebrates. इसे अंडरलाइन कर लेना साथ में. और ऊपर हमने एक बार बात की थी एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन. ठीक है, अगर कुछ बोन्स बाहर प्रेजेंट है बॉडी के तो वो एक्सोस्केलेटन में आता है. और इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जिनकी सारी जितनी भी नंबर ऑफ बोन्स है सबके सब इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एंडोस्केलेटन. द एनिमल्स हैविंग अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. Vertebrates. एग्जांपल उसके अर्थवर्म, कॉकरोच और भी दिख सकते हैं आपको. ये रहे आपके. ठीक है, वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल आपको ज्यादा दिख जाएंगे. द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ बैकबोन अफेक्ट्स द वे एन एनिमल मूव्स. तो कल हमने बात की थी बैकबोन किसके लिए रिस्पांसिबल है? हमारे स्टैंडिंग स्ट्रेट पोजीशन में. ठीक है, अदरवाइज नीचे की तरफ उठाया जाएगा पूरा शरीर. द मैनर ऑफ मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द मैनर ऑफ मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड, अब इस GIT को क्या बोलेंगे? Gait of animal. गेट या फिर गेट? Gait. तो गेट Gate. भी होता है, दरवाजे को भी तो गेट ही होता है. गेट कहेंगे इसे. गेट कहेंगे इसे. और इसे क्या कहेंगे फिर? Gait of animal. इसे क्या कहेंगे फिर? Gait. ये तो गेट हो गया. ऐसे गेट अ पेन फ्रॉम द शॉप, ये तो गेट, GAT ये गेट हो गया. अब इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? WIT को क्या बोलेंगे? वेट. Wait. वेट इसे बोलते होगे तुम. वेट तो फिर ये क्या होता है? Gait आएगा. एग्जैक्टली. इसीलिए Gait of animal. इंग्लिश है बेकार लैंग्वेज. अब ये भी गेट है, ये भी गेट है. अच्छा, ये कैसे पता चला कि ये गेट है? क्योंकि G को हटा करके W लगा दो, तो वो अगर वेट होता है, हमें पता है कि ये वेट होता है. वेट तो ये होता है WET, वेट. ठीक है, वेट का भाई गेट ये रहा. तो गेट और वेट तो गए काम से. अब बचा WAIT को अगर वेट बोलते हैं, वेटिंग फॉर सम टाइम, तो ये भी फिर गेट होगा. क्योंकि अगर ये गेट होता तो फिर वो अगर वेट होता. राइट, इतना कंफ्यूजन है यहाँ पे. इसीलिए इंग्लिश है ही बेकार लैंग्वेज. लेकिन हम फिर भी क्यों सीखते हैं? Gait है. GAIT वाला गेट. तो इसीलिए हम फिर भी क्यों सीखते हैं इंग्लिश? क्योंकि मार्केट में ही चलती है. तो हमारा काम चलाने के लिए प्रोफेशनल वर्ल्ड में. ठीक है, बाकी लाइफ को सिंपल बनाने में तो कोई यूज नहीं इंग्लिश का. ओके सर. ओके सर, क्या एग्री कर रहे हो क्या मेरी बात से? जरूरी नहीं है सब एग्री करेंगे, कुछ हो सकता है कि इंग्लिश का सपोर्ट करें. तो इसीलिए द मैनर ऑफ मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड गेट ऑफ एनिमल्स. ठीक है, वेट ऑफ एनिमल्स, गेट ऑफ एनिमल्स. लोकोमोशन इन अर्थवर्म. अर्थवर्म कैसे अपना लोकोमोट करता है? मतलब कि कैसे लोकोमोट होता है अर्थवर्म? किस लिए लोकोमोशन का मतलब क्या? इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर लिखा हुआ था वहां पर. इन सर्च ऑफ सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन. In search of shelter. ठीक है, ये खत्म करते हैं. टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ एन अर्थवर्म, लेट अस फर्स्ट नो अबाउट इट्स बॉडी. द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म, ये पूछ सकते हैं. जो पर्टिकुलर एनिमल का नाम मेंशन करके लिखा गया किताब में, ये पूछा जा सकता है आपसे. अर्थवर्म, आगे एक और एनिमल आएगा स्नेल, तो वो भी पूछा जा सकता है. द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ many rings joined together called segments. ठीक है, आगे ये फोटो भी दिख जाएगी आपको. ऐसा होता है वो. तो ऐसा नहीं होगा फ्लैट, या इसको ऐसा बना करके रिंग बना दो, या तो फिर या फिर यही सूटेबल है. जैसा तुम लोग बनाना चाहो, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. ठीक है, सेगमेंट्स अंडरलाइन कर लिया. The earthworm does not have any bones, but its body scratches a slimy substance which keeps its body moist. ठीक है, slimy substance, slimy का मतलब slippery, ये लिखा हुआ है.
सर स्लिपरी। हाँ बुक के नीचे दे रखा है, ठीक है। सब्सटेंस विच कीप्स इट्स बॉडी मॉइस्ट, नमी रखती है इसके ऊपर। मॉइस्ट से ही मॉइस्चर आता है वर्ड, ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन इट्स मूवमेंट। इट्स बॉडी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी हेयर लाइक ब्रिसल्स कॉल्ड सेट अंडर इट विच हेल्प इन ग्रिपिंग, ठीक है। तो चलने का काम यहाँ से हो रहा है अर्थवर्म का। सेट आर जॉइंट टू द मसल्स। कर लिया ना अंडरलाइन ये? नो सर। अच्छा ये भी ध्यान रखना, अर्थवर्म्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव ऑन स्मूथ सरफेसेस बिकॉज दे हैव ब्रिसल्स। ब्रिसल्स का मतलब क्या, ये सेट की बात हो रही है, तीन छोटे छोटे हेयर की बात होती है नीचे की तरफ, नीचे की साइड में, ठीक है। स्मूथ सरफेस की बात हो रही है, नीचे की तरफ की बात कर रहा है ब्रिसल्स। कांट ग्रिप द सरफेस, इसलिए अर्थवर्म्स कहाँ रहते हैं? अंडरग्राउंड, मिट्टी के नीचे। अंडरग्राउंड सॉइल। हाँ सही बात है। वाइल मूविंग, यस सर, अकाउंट में आता है। ठीक है। देखो, while moving in earthworms extends muscles of its segments which move ahead and grip the ground. Then the segments following it contract and pull the rest of the body ahead. While expansion, it also lifts its body up from the ground. Thus, earthworm moves by contraction and expansion of its muscles. तो जहाँ भी मसल्स की बात आ रही है, मसल्स की वर्किंग की बात आ रही है, किस प्रिंसिपल में मसल्स काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय एक्सपांशन, और ये साइकिल चलती रहती है। एक बार मसल, सेम मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर सेम मसल एक बार एक्सपांड होगा, सही है। The earthworm moves by contraction and expansion of its muscles, which may take place at more than one place in its body at any given time. ठीक है। आप एक बार वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हो यूट्यूब पे कि अर्थवर्म, मोशन ऑफ अर्थवर्म, तो आपको दिखेगा कि अर्थवर्म एक साथ चल रहा है। तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो एक साथ मूव नहीं करती है, पीछे का पोर्शन एक बार मूव होगा, फिर अगले स्टेप में आगे का पोर्शन मूव होता है। एक बार करके देखना आप लोग, इसे गूगल करिए, यूट्यूब करिए। When earthworm moves inside the soil, it eats the soil and makes way for itself. इसे करो अंडरलाइन, ठीक है। सर योर राइटिंग स्लो। इसीलिए अर्थवर्म बहुत ही महंगे बिकते भी हैं, क्योंकि ये सॉइल को या लैंड को फर्टाइल बनाने का काम करते हैं, जहाँ पे प्लांटेशन अच्छे से हो सकता है, ठीक है। It then throws out the undigested part of soil. This helps in softening the soil and helps the plants to grow well. ठीक है। तो बहुत से लोग बिजनेस करते हैं अर्थवर्म का, अर्थवर्म बिकते हैं, अर्थवर्म बिकते हैं। लोकोमोशन इन स्नेल, स्नेल्स आर फेमस फॉर their स्लो मूवमेंट। कौन पहली बार नाम सुन रहा है स्नेल का? छोटा कछुआ। Snails have a protective shell on their back. When in danger, they hide their whole body inside the shell. The shell is actually the exoskeleton. तो इसका मतलब ये जो शेल है ये एक तरह की बोन है स्नेल का, इसीलिए एक्सोस्केलेटन की कैटेगरी में रखा गया है। The snail has a soft body and a thick, flat, muscular foot. The foot has strong muscles which help it to glide. The shell is dragged along with the body. The shell has an opening from which the head and foot come out. तो कोई काम की बात नहीं है इसमें, ऑब्वियसली शेल है तो शेल प्रोटेक्शन के लिए है, और हेड और फुट को लेकर के स्नेल पूरा अंदर घुस सकता है, लाइक इन सिमिलर मैनर लाइक टॉर्टोइज और टर्टल, वो भी तो यही करते हैं, ठीक है। तो अगर स्नेल मिल जाए तो एक्टिविटी 7 परफॉर्म कर सकते हैं, और ना मिले तो फिर आगे चल सकते हैं। तो आज का टाइम तो हुआ पूरा यहीं, लोकोमोशन इन कॉकरोच से लेकर के ये सब हम कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा एक मिनट, ये छोटा सा टॉपिक है, तो आज का होमवर्क रहेगा आपके लिए, होमवर्क लिखो आज का। सर आज हम कीवर्ड लिख लेंगे। नहीं, होमवर्क मैं बताऊंगा, मैंने ये नहीं बोला कि तुम अपने मन एक्टिविटी से 6 करो। कर रहे थे ना आप होमवर्क में? एक्टिविटी 6 तो छोटी सी एक्टिविटी है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसमें। वो होमवर्क चाहते हो तुम इतना सा? होमवर्क मैं दूंगा तुम्हें, तुमसे नहीं कह रहा मैं बताने के लिए, जो दे रहा हूँ उसे लिख लो। होमवर्क में करेंगे आप लोग ए, बी, सी और डी, ठीक है। इसमें कुछ भी ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, सब वन वर्ड क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस हैं। ए बी सी डी होमवर्क में आज आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडेस मीटिंग, हैव अ गुड डे। सर
बाय सर, हैव अ नाइस डे। ओके सर, बाय। बाय सर।